हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का हमारी ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। ठीक है, तो आज हमारा जो करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है उसका डे 6 है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को जो वर्ष 2023 में विभिन्न ऑपरेशन चलाए गए हैं उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑपरेशन करुणा जो कि भारत सरकार के द्वारा इसको लागू किया गया था। ठीक है, किस लिए लाया गया था ऑपरेशन करुणा को? ताकि म्यांमार में जो चक्रवात में फंसे लोग थे उनको निकालने के लिए। ठीक है, तो भारत सरकार ने ऑपरेशन करुणा चलाया था। नेक्स्ट हम देख रहे थे, बहुत ज़्यादा चर्चा में था ऑपरेशन कावेरी। तो ये भी भारत सरकार के द्वारा इसको लाया गया था। ये क्या था ना कि सूडान में जो गृह युद्ध चल रहा था उसमें जो भी भारतीय फंसे थे उनको सुरक्षित भारत वापस लेके आना, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा का बहुत ही ज़्यादा रोल है हमारे जीडीपी में भी। ठीक है, अब इसे एक नैतिकता बनता है। ठीक है, तो इससे इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन कावेरी को लागू करके वहाँ पे जो फंसे यात्री थे, फंसे भारतीय थे, उनको इंडिया लाया गया। और आईएनएस सुमेधा के द्वारा 3862 व्यक्ति को भारत लाया गया। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन सद्भावना, ये इंडियन आर्मी के द्वारा लाया गया। जम्मू कश्मीर में जो ग्रामीण इलाके हैं और एलओसी के पास जो क्षेत्र है वहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना लाया गया था। किसके द्वारा? तो इंडियन आर्मी के द्वारा। उसके बाद ऑपरेशन ऑक्टोपस, ये एनआईए और ईडी के द्वारा लाया गया था ऑपरेशन ऑक्टोपस। ये एक्चुअल में क्या था कि जो कतर इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है उनके विरुद्ध जो देश में हिंसा फैला रहे थे एवं टेरर फंडिंग को लेकर छापामारी करने के लिए ऑपरेशन ऑक्टोपस जो है वो लाया गया था। अब जो हमारे आज के टॉप 20 करंट अफेयर्स है उसको हम देखेंगे। तो पहला है ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन। ये किसे प्राप्त हुआ है? तो विशाखापत्तनम को प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापत्तनम को किया गया है। सेकेंड न्यूज थी हमारी कि उत्तराखंड महिलाओं को 30% आरक्षण देने वाला विधेयक पास किया है। इसमें क्या है ना कि उत्तराखंड की जो भी आदिवासी महिला है, आदिवासी, मैंने नहीं कहा आदिवासी महिला, ठीक है, आदिवासी महिला जो है जो वहाँ पे रह रही है, ठीक है, उनको क्षैतिज रूप से 30% का आरक्षण देने का घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, लेकिन सरकारी नौकरियों में। उसके बाद है जुआरी ब्रिज गोवा। ये क्या है? ये देश का दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज जो है वो गोवा में उसका अनावरण किया गया है। किस ब्रिज का? तो जुआरी ब्रिज का। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 640 मीटर। ठीक है, अब आप सोचोगे ये दूसरा है तो पहला कौन है देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज? तो वो है गुजरात के भरूच में नर्मदा नदी पर बना हुआ है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 1344 मीटर। उसके बाद 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी। ठीक है, स्काउट और गाइड, इसका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में भी, क्योंकि मैं इसकी मेंबर अभी तक हूँ। ठीक है, बहुत लंबे टाइम से मैं इसकी मेंबर थी और इसका जो राष्ट्रपति अवार्ड तक वाला होता है, ठीक है, सफ़र, वो मैंने तय किया है। और जो आज मैं बोल पाती हूँ, जो मेरे अंदर स्टेज फियर नहीं है, ठीक है, ये सब चीज़ को जो दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका किसकी है? तो स्काउट एंड गाइड की, क्योंकि ये आपको बहुत सारी प्लेटफॉर्म देता है, आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देता है। जैसे कि हमारा जो गवर्नर अवार्ड होता है, प्रेसिडेंट अवार्ड होता है, तो उसमें आपको बैचेस दिए जाते हैं। तो 7-8 बैचेस होते हैं जिसपे आपको वर्क करना पड़ता है। जैसे लेप्रेसी कंट्रोल हो गया, सैनिटेशन प्रमोशन हो गया, लिटरेसी हो गया। तो ये आपको गांव-गांव में जाके इस पे वर्क करना होता है। तो वो आपके अंदर, अगर आप एक ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहते हो ना, तो एक आपको बचपन में ही वैसी फीलिंग आ जाती है कि अच्छा आपको ये हैंडल करना है, तो आप कैसे करोगे। तो वो चीज़ जो है स्काउट गाइड सिखाती है। और इसी स्काउट गाइड का जो है वो जम्बूरी लगा था, 18वां राष्ट्रीय जम्बूरी कहाँ लगा था? तो राजस्थान के पाली में लगा था। हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे गई थी इनॉग्रेशन के लिए, जो कि 4 जनवरी से 10 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन हुआ था। और इसकी थीम क्या है? तो शांति के साथ प्रगति। हमें प्रगति तो करना है बट शांति के साथ करना है, क्योंकि आप देखो गांधी जी ने भी क्या कहा था कि अगर साध्य को प्राप्त करना है तो आपके साधन भी पवित्र होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखो वो चाणक्य क्या बोलते हैं कि आपका साधन कुछ भी हो साध्य को प्राप्त करने के लिए, डजेंट मैटर। बट गांधी जी क्या बोलते थे कि आपका साधन भी पवित्र होना चाहिए, तभी आप साध्य की प्राप्ति करके सुकून पाओगे। ठीक है, इससे पहले भी हमारा जो राजस्थान है वो 1956 में राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जो जम्बूरी होती है उसकी मेजबानी कर चुका है।
अब यूरो अपनाने वाला क्रोएशिया जो है 20वां देश बन गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रोएशिया जो है वो यूरो को अपनाने वाला 20वां कंट्री बन गया। अभी देखिएगा आपको यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स है उन्होंने यूरो को अपनाया हुआ है, लेकिन क्रोएशिया जो है वो 20वां देश बन गया है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी वाला। इसको आप देख सकते हो 68वीं बीपीएससी का जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए थे। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन, ये क्या है ना कि एशिया का हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को लॉन्च करने वाला चाइना जो है वो प्रथम देश बन गया। अगर एशिया में प्रथम पूछा जाए आपसे तो आपका आंसर क्या होगा? चाइना, जो कि हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को लॉन्च किया है। बट ये वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है। तो आप सोचोगे कि मैम वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे जर्मनी है। जर्मनी के द्वारा जो है हाइड्रोजन संचालित ट्रेन सर्वप्रथम जो है लॉन्च किया गया था। और दूसरे नंबर पे कौन है? तो चाइना है, बट वो एशिया में प्रथम स्थान पे है। उसके बाद मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश, ये केरला की ना लिटरेसी रेट को दिखाता है कि एक्चुअल में जो है वहाँ पे कितने अच्छे से काम किया जाता है। कि आप देखिए जो प्रॉब्लम लोग शेयर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, लोग इसको समझते हैं कि नहीं ये सब चीज़ शेयर नहीं किया जा सकता, उस पर लोगों का अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जाहिर सी बात है कि अगर आप इस चीज़ को पढ़ोगे तो आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करोगे, आप अवेयर होगे। और इससे क्या होगा ना कि आपकी फैमिली में जो आपकी माँ बहन जो भी रिलेशन है वो आपके सामने मतलब कि कंफर्टेबल फील करेगी। ठीक है, ऐसे क्या होता है वो कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती जस्ट बिकॉज क्यों कि लैक ऑफ अवेयरनेस। तो इस चीज़ के प्रति ना अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी जो केरला सरकार है, वहाँ की जो सीएम है पिनाराई विजयन, उन्होंने घोषणा किया ना कि ये ऐसा करने वाला भारत में पहला राज्य बनेगा। ठीक है, तो उन्होंने घोषणा किया कि जो भी 18 वर्ष से ऊपर की लड़कियां हैं, ठीक है, उनकी जब मासिक धर्म के टाइम पे उनको अवकाश दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि उनको प्रॉब्लम होती है बहुत सारी उस टाइम पे, तो उनको क्या किया जाएगा? अवकाश दिया जाएगा। और ऐसा वो अधिकतम 60 दिनों का मातृत्व अवकाश भी देंगे। इट मीन्स कि एनरोलमेंट रेट 75% रखा जाता था ना, मतलब अटेंडेंस 75% होनी चाहिए, बट इसको लागू करने के बाद 73% अटेंडेंस पे भी जो है आपका काम बन जाएगा। उसके बाद है उत्तर पूर्व का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र। ठीक है, ये चूंकि उत्तर पूर्व में कोई भी काम होता है डेवलपमेंट का तो वो अपने आप में एक क्वेश्चन खुद से तैयार हो जाता है। तो उत्तर भारत में जो पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र बनने जा रहा है वो कहाँ पे बनेगा? तो कामरूप जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है असम में, तो कामरूप डिस्ट्रिक्ट में ना पहला संपीड़ित बायोगैस उत्तर पूर्व का बनने जा रहा है। 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप, ये जो 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप है ना, ये कहाँ पे ढूंढा गया है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये ढूंढा गया है आपका जाजपुर में, ओडिशा में, जो जगन्नाथ मंदिर है ना उसके आसपास में ही 1300 वर्ष जो है पुराना बौद्ध स्तूप ढूंढा गया है। और इस स्तूप की ऊंचाई जो है वो 4.5 मीटर है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, ठीक है, विश्व का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो हुबली बन गया है, हुबली जंक्शन बन गया है। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। इससे पहले ना गोरखपुर को ये ख्याति प्राप्त थी, बट अब हुबली में जो सिद्धरूधा स्वामी रेलवे स्टेशन है जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है, ठीक है, तो वो इस ख्याति को प्राप्त कर चुका है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए विश्व की सबसे लंबी प्लेटफॉर्म कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा कि हमारे भारत में जो कर्नाटक राज्य है उसका हुबली जंक्शन। और सेकंड नंबर पे कौन आ गया है? तो गोरखपुर जो कि यूपी में है। और थर्ड नंबर पे कोल्लम जो कि केरला में है। बेंगलुरु की पहली मेथनॉल से चलने वाली बस का अनावरण किया गया। किसने किया है? तो ना जो हमारे नितिन गडकरी हैं उनके द्वारा जो है बेंगलुरु में 100 बसों का अनावरण किया गया है जो कि मेथनॉल से चलेगी। इसका पर्पस ये है ना कि कम उत्सर्जन, मतलब उत्सर्जन का जो स्तर है ना उसके लेवल को घटाना। अधिवक्ता संरक्षण कानून राजस्थान, ये क्या है आपका? तो ये क्या है ना कि राजस्थान में क्या हुआ ना कि हत्या हो गई एक वकील की, तो उसके अगेंस्ट में, मतलब दिन दहाड़े हत्या हो गई, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में जो वकील है वो प्रोटेस्ट पे बैठ गए। तो इसी का परिणाम आपको ये देखने को मिला है कि राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो वकीलों की सुरक्षा करने के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून को क्या की है? तो पास की है। ठीक है, और ऐसा करने वाला वो भारत का पहला राज्य बन गया है। और स्वास्थ्य के अधिकार को भी देने वाला जो है राजस्थान वो पहला राज्य बन गया है भारत का।
न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है मिस्र बना है, ठीक है। और जो ब्रिक्स का 2023 में आयोजन होगा वो किस देश में होगा? तो वो होगा आपके दक्षिण अफ्रीका में आयोजन होगा। और इस बार अगर रिपब्लिक डे को आप देखिएगा तो हमारे मुख्य अतिथि कौन थे? तो हमारे मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। कौन थे? तो अब्देल फतह अल सीसी। चलने का अधिकार, देख लो कितना नया नया इनिशिएट लिया जा रहा है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि रिपोर्ट निकली थी, तो उस रिपोर्ट में बताया गया ना कि जो पैदल चलने वाले हैं और साइकिल चालक जो व्यक्ति हैं उनकी मौत लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसको कम करने के लिए, इस मौत के दायरे को कम करने के लिए, मानो तो सुनने करने के लिए ही पंजाब ने क्या किया है, चलने के अधिकार संबंधी जो है अधिकार दे दिया लोगों को, ठीक है। इसके लिए वो क्या करेगी कि जगह जगह पर पैदल चलने के लिए ट्रैक बनवाएगी, साइकिल चलने के लिए ट्रैक बनवाएगी, ताकि उनके ट्रैक में जो है वो कोई गाड़ी वाड़ी ना आ सके, जिससे मौत जो है उसकी संख्या कम हो। भारत का पहला एप्पल रिटेल स्टोर, ठीक है, ये अमेरिका की आईफोन निर्माता कंपनी है, तो इन्होंने क्या किया ना, भारत में ये अपना पहला एप्पल रिटेल स्टोर खोल रहे हैं। तो कहाँ पे खोल रहे हैं ये? पहला तो मुंबई में खोल रहे हैं, और सेकंड अभी हाल में ही खोला इन्होंने, कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में। और ये देखिए पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होगा। जो भारत में खोला जा रहा है इनके द्वारा एप्पल रिटेल स्टोर, वो पूर्ण रूप से क्या होगा? नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होगा। सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, अब ये क्या है? तो राजस्थान सरकार ने क्या किया है कि 11 अप्रैल को महानतम समाज सुधारक जो ज्योतिबा राव फूले हैं उनकी जयंती पे ना राजस्थान सरकार ने कहा कि इस दिन सरकारी सार्वजनिक अवकाश होगी, ठीक है। तो ये राजस्थान सरकार ने ऐसी घोषणा की है। अब ये ज्योतिबा राव फूले के बारे में 2 ही पॉइंट हमें याद रखना है जो कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। एक है कि इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, और दूसरा कि इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, मैं गलत नहीं हूँ, मुझे जहाँ तक कन्फर्म है, ठीक है। अब कूल रूफ पॉलिसी, ठीक है, ये तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा ना ये इनिशिएट लिया गया क्या 2023 से 28 के लिए कि वो कूल रूफ पॉलिसी लेके आई है। इसमें क्या है, इसका उद्देश्य कि राज्य में ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, उसके प्रभाव को कम करने के लिए घरों की छतों को ठंडा रखने के लिए ये प्रयास किया गया है कूल रूफ पॉलिसी के थ्रू। विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ये चूंकि विश्व का पहला है इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विश्व का पहला राजा गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? तो ये खोला जा रहा है आपका यूपी में। देखिए प्रजनन केंद्र भी है, तो एक तो संरक्षण के थ्रू हम इनको क्या कर पाएंगे, इनकी विलुप्त हो रही प्रजाति को संरक्षित कर पाएंगे, और प्रजनन होगा तो इनकी जनसंख्या में भी वृद्धि कर पाएंगे। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC, ये बहुत ही प्राउड वाली बात है हमारी बिहार के लिए कि हमारा जो पटना नगर निगम है वो CDBC का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। इट मीन्स ये है ना कि अब यहाँ डिजिटल मुद्रा के जरिए ही भुगतान होगा, ठीक है। भारत का पहला ODF प्लस जिला कौन बना है? तो भारत का पहला ODF प्लस जिला जो बना है वो है वायनाड जिला, ठीक है। इस वायनाड जिला ने एक और चीज़ में अपनी उपलब्धि हासिल की थी, ये केरला में है, कि सभी जनजातियों को बुनियादी दस्तावेज देने में ये प्रथम जिला बन गया था, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रीवियस को रिवीजन कर लेते हैं कि बिहार का पहला खुले में शौच मुक्त जिला कौन बना है? तो वो सीतामढ़ी बना है। और हमने हाल में ही पढ़ा था कि बिहार का पहला ODF प्लस प्रखंड कौन बना है? तो भागलपुर का इस्माइलपुर। ये 2023 की न्यूज़ है, ठीक है, ये 2018 की बात है। अब बिहार सरकार के द्वारा कुछ जारी ऐप किए गए हैं, उसको देख लेते हैं। IHIP पोर्टल किसके द्वारा लागू किया गया? इसको स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लागू किया। इसका उद्देश्य क्या है कि जो 33 तरह की बीमारियां होती हैं ना उनकी मॉनिटरिंग की जा सके, इसलिए इंटीग्रेटेड हेल्थ प्रोग्राम जो है वो क्या किया गया है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है। फिलो ऐप, ये शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसमें क्या है कि 9वीं से 12वीं तक के जो छात्र छात्राएं हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। वामिस ऐप बहुत ही VVI है, बिहार जल संसाधन विभाग। इसमें क्या है कि राज्य में जो नई तकनीक से सिंचाई होगा उसके बारे में बताया जाएगा वामिस ऐप के थ्रू। हायरिंग ऐप, नाम से स्पष्ट हो रहा है किसी चीज को हायर कर रहे हैं, तो सहकारिता मंत्रालय, इसका उद्देश्य क्या है कि लघु और सीमांत किसानों को भाड़े पे कृषि संयंत्र उपलब्ध कराए ताकि उन पे बर्डन कम हो, क्योंकि रेंट पे होता है ना, तो रेंट पे कंपैरिजन टू खरीदने में कम ही पैसा लगता है।
वंडर ऐप ये क्या है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। गर्भवती महिलाओं को देखभाल एवं चिकित्सीय सलाह उपलब्ध कराने के लिए वंडर ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ये हमारे कुछ ऐप्स थे, पोर्टल थे। अब बिहार के करंट अफेयर्स को हम देखते हैं। तो मरीजों को मुफ्त दवा मुहैया कराने में बिहार जो है वो दूसरे स्थान पे है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि हमारा बिहार जो है बहुत अच्छा ये काम कर रहा है कि वो जो मरीज है उनको मुफ्त में दवा देने पे सेकंड स्थान पे आ गया है और 66.94 मरीजों को बिहार ने क्या किया है, मुफ्त में दवा दी है। पहले नंबर पे कौन है, तो राजस्थान है। जाहिर सी बात है, उन्होंने राइट टू हेल्थ भी लागू किया है। तीसरे नंबर पे कौन है, तो तेलंगाना है। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल, देखिए एक और अच्छा इनिशिएट है। तो बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ बन रहा है, तो मुजफ्फरपुर वन अरण्य शेरपुर में बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल बन रहा है। जो लोग बोलते हैं ना कि बिहार कर ही क्या रहा है, ठीक है, वो खुद को बिहारी कहने पे बहुत मतलब कि ऐसा लो फील करते हैं, बोलते कि उनको अदर स्टेट का बताने में बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि हम जो है महाराष्ट्र के हैं, हम दिल्ली के हैं, तो हम यूपी के हैं, दिस है डैट है। बट खुद को बिहारी बताने पर मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है कि बहुत ज़्यादा वो अपने आप को समझते हैं कि क्या फील हो रहा है कि हम खुद को बिहारी बोल रहे हैं। यहाँ की लैंग्वेज बोलने में उनको प्रॉब्लम है, लेकिन वही अगर उनके सामने कोई मराठी बोल दे, गुजराती बोल दे, तो उन्हें लगता है कि वाह कितना पढ़ा लिखा है, कितना ज़्यादा है ये, ठीक है। लेकिन अपने ही स्टेट की लैंग्वेज बोलने में उनको इतना ऐसा लगता है कि मुझे तो भोजपुरी आती ही नहीं है, मुझे तो मगही आती ही नहीं है, मतलब आता नहीं है, दिस टाइप। मतलब कि लोगों को अपनी भाषा बोलने में इतना शर्म फील होता है ना, जबकि और स्टेट के लोगों को देखिए अपने लैंग्वेज को कितना प्राउडली बोलते हैं, मराठी बोलते हैं प्राउडली, गुजराती बोलते हैं, उनको ये बोलने में अच्छा फील होता है। लोग बिहार से माइग्रेट करके चले जाते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, और वहाँ पे जाके उस लैंग्वेज को सीख के बोलने में बहुत प्राउड फील करते हैं, बट अपनी बिहार की लैंग्वेज को बोलने में उनको लगता है कि कितना ज़्यादा है, अजीब फील होता है, मतलब समझते हैं कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से वो लोग खुद को शो ऑफ करके दिखाते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं मुजफ्फरपुर को हमने पढ़ा, तो कुछ स्टैटिक्स पास के बारे में अलग नॉलेज ले लेते हैं। शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है मुजफ्फरपुर, जिसको जीआई टैग में मिला हुआ है। बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। 1856 में यहाँ पे लोटा विद्रोह हुआ था। लोटा विद्रोह आपको पढ़ाएंगे विकास से बिहार की हिस्ट्री में। वो क्या था ना कि पहले पीतल का लोटा मिलता था, बट उनको मिट्टी का लोटा मिलने लगा तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी थी, तो शिवांगी थी। वो उनका संबंध कहाँ से था, तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से था। अब आते हैं मुंडेश्वरी महोत्सव पे। ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो कैमूर में सेलिब्रेट किया जाता है। और जो पर्वतमाला परियोजना है उसके तहत जो रोपवे का निर्माण किया जाएगा उसके लिए प्रस्तावित है कि मुंडेश्वरी पर्वत पे क्या होगा, तो रोपवे का निर्माण किया जाएगा। ये जो मुंडेश्वरी महोत्सव है ना, ये 2013 से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया था। अब बिहार के कुछ प्रसिद्ध महोत्सव को देखते हैं। विक्रमशिला महोत्सव भागलपुर, मंदार उत्सव बांका, ये पर्वत भी है वहाँ पे, वनरम महोत्सव जहानाबाद, बिहुला महोत्सव भागलपुर, थावे महोत्सव गोपालगंज, सीता थापा महोत्सव औरंगाबाद। थावे महोत्सव भी हाल ही में आयोजित हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट ये कहाँ हुआ था, गोपालगंज में। ए अभिषेक रेड्डी पटना हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश बने हैं। आप सोचोगे कि मैम चीफ जस्टिस बनते तो ठीक है, हमें याद करना होता है, हमें पढ़ना होता है, बट ये न्यायाधीश बने तो बहुत लोग न्यायाधीश बनते, तो क्या सबको हम पढ़ते रहे? तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना ए अभिषेक रेड्डी, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि राजभवन में किसी न्यायाधीश का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। तो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरड़कर ने न्यायाधीश पद की शपथ दिलवाई है। किसको, तो ए अभिषेक रेड्डी को, ठीक है। अब हम कुछ स्टैटिक्स पार्ट को देखें तो आर्टिकल 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई है। इसमें होता क्या है ना कि राष्ट्रपति जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेके मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं वहाँ के, लेकिन बट उनको अगर अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी तो संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेनी होती है। तो पटना हाईकोर्ट के बारे में स्टैटिक्स पार्ट को देखें हम, तो स्थापना कब हुआ था, 3 फरवरी 1916 को। कार्यरत कब हुआ ये हाईकोर्ट, तो 1 मार्च 1916 से। पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स चामियार थे। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो न्यायमूर्ति रेखा दोषित थी, ठीक है। अब देखते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022।
अगर आप इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 को देखिएगा तो इसमें पहले स्थान पे कौन है, तो कर्नाटका आ गया है, ठीक है, पहले स्थान पे। लास्ट टाइम आपने पढ़ा होगा तो महाराष्ट्र था, लेकिन महाराष्ट्र को पीछे छोड़ के कर्नाटका अब इस पे प्रथम स्थान पे आ गया है। सेकंड नंबर पे कौन है, तो तमिलनाडु है, और थर्ड नंबर पे तेलंगाना, और हमारा बिहार कौन से स्थान पे, तो 18 देश थे, 18 राज्य थे, जिसमें हमारा बिहार 16वें नंबर पे है। कितने स्कोर के साथ, तो 4.32। तो बिहार कौन से नंबर पे है, तो 16वें नंबर पे है, 4.32। और सबसे निचले पायदान पे कौन है, तो यूपी है, जो कि 18वें नंबर पे है। तो आज इतना ही, ठीक है। और देखिए, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि जब ये अपलोड किया जाता है तो उस टाइम पे लाइव कमेंट भी स्टूडेंट करते हैं, मैं देखती हूँ उस चीज़ को। तो उसमें से 4-5 स्टूडेंट जो है काफ़ी एक्टिव हैं, ठीक है, उनको देख के लगता है कि नहीं, उनकी मेहनत हो रही है इस बार के लिए, क्योंकि वो, मैं देखती हूँ क्वेश्चन यहाँ पे होता है, वो लोग साथ में आंसर भी करते हैं, ठीक है। तो ये उनका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, टाइम यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि उनका रिवीजन हो रहा है मैक्सिमम टाइम, क्योंकि वो वहाँ पे लाइव कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसको नोट कर रहे हैं, PDF से पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, समझिए 3 to 4 टाइम्स उनका एक दिन में रिवीजन हो पा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा लगता है वो सब चीज़ देख के। तो आप लोग मुझे क्वेश्चन करके बताइएगा कि वायनाड जिला जो है, ठीक है, ये 2 बार चर्चा में आ गया, तो कौन कौन सा न्यूज़ यहाँ से मैंने आपको पढ़ाया है, तो वो दोनों आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और सभी क्लास को थोड़ा शेयर वगैरह कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, बाद में देखते हैं तो फीडबैक दीजिए, अच्छा लगता है फीडबैक आप लोग देते हैं तो, ठीक है। 4-5 लोगों को देख के तो लग रहा है कि उनको क्लासेस बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि उनका फीडबैक मिल रहा है अच्छा। और हाँ, जो हमारा क्विज डिसकंटिन्यू हो गया वो मैंने जानबूझ के डिसकंटिन्यू किया, क्योंकि आप लोग बहुत कम संख्या में देखते हो तो मज़ा नहीं आता है, ठीक है। संख्या बढ़ेगी तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग, जो आपका डेली GS टारगेट वाला ग्रुप है, अगर आप लोग उसमें 50+ मुझे अगर मैसेज आता है कि क्विज होना चाहिए, आप लोग प्रेजेंस दिखाओगे, अपने एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाओगे, तो वापस से रीस्टार्ट करेंगे, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यू रहेगा, ठीक है। चलिए, सभी को बाय, गुड नाइट, थैंक यू।